मैं डॉक्टर प्रीति सिंह, एसोसिएट प्रोफेसर, डिपार्टमेंट ऑफ पॉलिटिकल साइंस, डीबीएस कॉलेज कानपुर से आपके सम्मुख बीए द्वितीय वर्ष के 4th सेमेस्टर का पेपर पाश्चात्य राजनीतिक चिंतन है, जिसके अंतर्गत आज मैं आपके सम्मुख प्लेटो का साम्यवाद पर कुछ विचार रखूंगी। प्लेटो आदर्श राज्य में न्याय को बनाए रखने के लिए शिक्षा पद्धति के साथ साथ प्लेटो ने एक नवीन सामाजिक व्यवस्था का भी चित्रण किया है, जिसे प्लेटो के साम्यवाद के सिद्धांत के नाम से जाना जाता है। प्रथम संपत्ति विषयक साम्यवाद और दूसरा स्त्रियों का साम्यवाद। प्लेटो ने यह साम्यवाद केवल अभिभावक वर्ग के लिए ही दिया है, समस्त जनता के लिए नहीं, और अभिभावक वर्ग में सैनिक और शासक आते हैं। प्लेटो अपने साम्यवाद को राज्य के 2 अल्पसंख्यक वर्गों, शासकों तथा सैनिकों तक ही सीमित रखता है। वह तृतीय बड़े वर्ग अर्थात जनसाधारण के लिए साम्यवादी व्यवस्था की कोई आवश्यकता महसूस ही नहीं करता है। वो चाहता है कि ये साम्यवादी व्यवस्था सिर्फ अभिभावक वर्ग के लिए ही रहे। और प्लेटो की यह साम्यवादी योजना 2 भागों में विभाजित है। पहला संपत्ति का साम्यवाद एवं दूसरा है परिवार अथवा स्त्रियों का साम्यवाद। सर्वप्रथम हम बात करेंगे संपत्ति के साम्यवाद की। संपत्ति के साम्यवाद में प्लेटो शासकों और सैनिकों के लिए संपत्ति का निषेध करता है। वह इन दोनों वर्गों को सामूहिक रूप से राज्य के अभिभावक वर्ग के नाम से संबोधित करता है और उसका विश्वास है कि संपत्ति एक बहुत बड़ा आकर्षण है जो किसी भी व्यक्ति को अपने पद से विचलित कर सकती है। इसलिए संपत्ति पर शासकों का कोई व्यक्तिगत स्वामित्व नहीं होना चाहिए। या इस प्रकार से भी कहा जा सकता है कि शासकों और सैनिकों को किसी प्रकार की व्यक्तिगत संपत्ति नहीं रखनी चाहिए। उनका न अपना कोई घर होना चाहिए, न अपनी ज़मीन होनी चाहिए, न सोना या चांदी, किसी भी प्रकार की कोई भी पदार्थ या आप कह लीजिए धन दौलत किसी भी प्रकार से नहीं होनी चाहिए। राज्य द्वारा व्यवस्थित बैरकों में वो निवास करेंगे। प्लेटो बताता है कि जो संरक्षक वर्ग है, जो हमारा शासक और सैनिक वर्ग है, वो राज्य के द्वारा बनाए हुए बैरकों में निवास करेंगे और सार्वजनिक भोजनालयों में भोजन करेंगे। उत्पादक वर्ग उनके खाने पीने और उनके द्वारा दिए हुए आवश्यक वस्तुएं तथा जिनका उपयोग वो व्यक्तिगत रूप से कर सकें। प्लेटो बताते हैं कि इनके संरक्षक वर्ग के लिए जो अभिभावक वर्ग हैं हमारे, उनके ऐसे शिविर होने चाहिए जो सदैव खुले एवं सार्वजनिक हों। उसने अपनी रिपब्लिक में जो उसकी पुस्तक है प्लेटो की, उसमें कहा, उसने बताया भी है कि प्रथम तो जितनी कम से कम व्यक्तिगत संपत्ति आवश्यक है उससे अधिक संपत्ति उनमें से किसी को भी नहीं रखनी चाहिए। दूसरी, किसी के पास ऐसा घर और भंडार नहीं होना चाहिए जो सबके स्वेच्छापूर्वक प्रवेश के लिए नित्य खुला ना रहता हो। उनकी भोज्य सामग्री इतनी मात्रा में और ऐसी होनी चाहिए जो कि संयमी साहसी योद्धा के लिए आवश्यक हो। प्लेटो तो यहाँ तक ही कहते हैं कि वह शासकों के लिए धन या संपत्ति को अनैतिक बतलाते हुए कहता है, एक व्यक्ति के हाथ में संपत्ति और शासन की शक्ति केंद्रित रहने से वह पथभ्रष्ट होकर भीषण परिस्थितियों को उत्पन्न कर सकता है। प्लेटो के साम्यवाद की कुछ विशेषताएं भी हैं, जैसा कि पहली विशेषता है कि संपत्ति का साम्यवाद आदर्श राज्य के सभी नागरिकों के लिए नहीं है, सिर्फ संरक्षक वर्ग अर्थात शासक तथा सैनिक वर्ग के लिए है। दूसरी, इसका उद्देश्य राजनीतिक है, आधुनिक साम्यवाद की तरह आर्थिक नहीं। वह राजनीतिक व्यवस्था को दोष मुक्त करना चाहता है, आर्थिक विषमता का अंत करना नहीं। तीसरी विशेषता है, प्लेटो का संपत्ति विषयक साम्यवाद भोग का नहीं, त्याग का साधन है। यह संरक्षक वर्ग को धन के आकर्षण से मुक्त करके लोक कल्याण में रत रहने के लिए प्रेरित करता है। इसी के साथ ही साथ साम्यवाद का दूसरा स्वरूप है परिवार अथवा पत्नी का साम्यवाद।
प्लेटो ने अभिभावक गण के लिए निजी संपत्ति के निषेध के साथ साथ उन्हें निजी परिवार का त्याग कर सारे राज्य को अपना बृहद परिवार मानने के लिए कहा है। इसमें प्लेटो आगे बताते हैं कि शासन और सैनिक वर्ग कंचन के समान कामनी के मोह से मुक्त होकर अपने कर्तव्यों की उपेक्षा न करें। प्लेटो का मत था कि परिवार का मोह धन के मोह से अधिक प्रबल होता है और मनुष्य इसके लिए अनेक प्रकार के अनुचित अनैतिक कार्य करने के लिए भी तैयार हो जाता है। इसीलिए यदि शासक परिवार के प्रति अनुरक्त होंगे तो वे राजकाज की ओर पूरा ध्यान नहीं दे सकेंगे। संतान संबंधी चिंता व्यक्ति को स्वार्थी एवं संकीर्ण बनाती है। यह संपत्ति संबंधी आकांक्षा से भी अधिक घातक है। इसीलिए प्लेटो चाहते हैं घरों पर बच्चों की शिक्षा दीक्षा का पूरा प्रबंध नहीं हो सकता। घरों की शिक्षा बच्चों को इस योग्य नहीं बना सकती कि वे राज्य की पूरी निष्ठा के साथ सेवा कर सकें। उपयुक्त धारणाओं के आधार पर प्लेटो परिवार या पत्नी के साम्यवाद की योजना बनाता है और आगे इस सिद्धांत का स्वरूप बतलाते हुए उसने कहा है कि संरक्षक वर्ग स्त्री पुरुषों में कोई भी अपना निजी यानी कि स्त्री पुरुष कि संरक्षक वर्ग में स्त्री पुरुषों में कोई भी अपना निजी घर नहीं बनाएगा। कोई भी किसी के साथ व्यक्तिगत रूप में साथ नहीं रह सकेगा। शासक स्त्रियां सब शासक पुरुषों के समान रूप से पत्नियां होंगी। इनकी संतानें भी समान रूप से सबकी होंगी। ना तो माता पिता अपनी संतान को जान सकेंगे और न संतान माता पिता को जान सकेगी। प्लेटो की साम्यवादी व्यवस्था के अनुसार अभिभावक वर्ग के व्यक्तियों को विवाह करके स्थायी रूप से परिवार बसाने की आज्ञा नहीं होगी। कोई भी शादी नहीं करेगा। सभी लोग एक सामूहिक परिवार की तरह रहेंगे। सुंदर और स्वस्थ बलशाली व्यक्ति ही राज्य की आवश्यकता अनुसार संतानोत्पादन के लिए अस्थायी रूप से विवाह कर सकेंगे और उनसे पैदा होने वाले शिशु राज्य के संरक्षण में पाले जाएंगे। वास्तव में ये मानना पड़ेगा कि प्लेटो सर्वोत्कृष्ट नारियों को राज्य की सेवा के लिए भर्ती करने और उन्हें उच्चतम शिक्षा प्रदान करने के लिए गृहस्थ जीवन की चाकरी से स्वतंत्र करना चाहता है। इसी प्रकार उसके द्वारा विवाह संस्थान का उन्मूलन करके नारियों के अधिकारों की जोरदार वकालत की। इसके साथ ही प्लेटो का साम्यवाद एक साध्य नहीं अपितु साधन है। उसका साम्यवाद केवल संरक्षक एवं शासक वर्ग के लिए ही है तथा उसका उद्देश्य उन रुकावटों और प्रलोभनों को दूर करना है जिनके द्वारा राज्य में न्याय की स्थापना में बाधा पड़ती है। साम्यवाद प्लेटो के लिए उसकी न्याय धारणा का एक अनिवार्य परिणाम है। उसके आदर्श राज्य के 3 वर्गों में से 2 वर्ग शासक और सैनिक साम्यवादी शासन में रहकर ही बुद्धिमत्ता पूर्वक अपना काम कर सकते हैं और उसमें निस्वार्थ भावना से लगे रह सकते हैं। प्लेटो ने तीसरे वर्ग अर्थात किसान वर्ग को इस दायित्व से मुक्त कर दिया है। इसी के साथ आज यह टॉपिक समाप्त होता है।